हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ रिलेटेड टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड विच इज नोन एज हेनरीज लॉ। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन ए लिक्विड कैसी होगी, ये हेनरीज लॉ ने एक्सप्लेन किया था। बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग लॉ है जिसे पढ़ने में स्टूडेंट्स को बहुत मजा आता है। तो ये लॉ क्या कहता है? हेनरीज लॉ स्टेट्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड सरफेस। यानी कि इसे आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए हमने एक कंटेनर लिया और इसके अंदर मैंने कोई लिक्विड लिया हुआ है और इस लिक्विड के अंदर मैंने क्या किया, 3-4 गैसेस का मिक्सचर ले लिया। एक H2 ले ली, O2 ले ली या N2 ले ली। ठीक है, सभी का मैंने मिक्सचर इस कंटेनर में मैंने फिल की हुई है गैसेस। और अब क्या होगा, कौन सी गैस आपके इस लिक्विड के अंदर सोलेबल है, ये कितनी ज्यादा सोलेबल है, सोलेबिलिटी किसकी ज्यादा है, ये हेनरी ने एक्सप्लेन किया था। उन्होंने कहा कि सोलेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, जितना ज्यादा जिस गैस का पार्शियल प्रेशर होगा ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। यानी कि मान लीजिए ये लिक्विड है और यहाँ पर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर पड़ा है, H2, O2 और N2। इनमें से कौन सी गैस आपके इस लिक्विड के अंदर डिजोल्व होगी, यानी कि सोलेबिलिटी कौन सी गैस की ज्यादा होगी, वो डिपेंड करेगा, ठीक है, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या है, क्योंकि देखो ये गैसों का मिक्सचर है, ठीक है ना। जिस गैस इस लिक्विड के अंदर जो टोटल गैस पड़ी, जो मिक्सचर पड़ा है, उसका जो प्रेशर होगा वो तो टोटल होगा, क्योंकि वो तीनों गैसेस की वजह से होगा। लेकिन मुझे तो पर्टिकुलर गैस का निकालना है। तो अब पूरी एक गैस का अगर मैं H2 की बात करूं तो वो पूरा प्रेशर तो H2 गैस एक्सर्ट नहीं कर रही ना। तो H2 गैस जो प्रेशर लगा रही है उसे हम बोलेंगे पार्शियल, यानी कि थोड़ा प्रेशर, जो मतलब पार्शियल यानी कि हिस्सा, फ्रैक्शनल हिस्सा जो H2 लगा रही है उसे पार्शियल वर्ड से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ये क्या स्टेट करता है? बहुत ही अच्छी डेफिनेशन लिखी हुई है। सोलेबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड सरफेस। लिक्विड के सरफेस पर जो गैस है उसका कितना पार्शियल प्रेशर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके गैस की सोलेबिलिटी इन द गिवन लिक्विड। आपके जो लिक्विड के ऊपर जो गैसेस पड़ी हैं उनकी जो सोलेबिलिटी है वो कितनी होगी इन द लिक्विड, सोलेबिलिटी इन द लिक्विड ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, क्या लिखोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड। लिक्विड के सरफेस पर पार्शियल प्रेशर कितना है गैस का, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने कंटेनर बनाया हुआ है, H2, O2 और N2 मिक्स हुए। विच गैस हैज हायर प्रेशर, उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब ध्यान से देखिए, अब सॉल्युबिलिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पार्शियल प्रेशर पर। अब सोलेबिलिटी का मतलब क्या है? मास, कितना मास यानी कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके गैस के जाके लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जा रहे हैं, यानी कि कितना मास ऑफ द गैस जा रहा है। मास ऑफ द गैस जा रहा है तो यानी कि अगर आप देखें मास अगर आप मास जा रहा है तो हम यह भी कह सकते हैं कि कितने मोल्स जा रहे हैं, क्योंकि मोल किसका कंसेप्ट होता है, मास का। तो आप ये देख सकते हो ना, द सोलेबिलिटी ऑफ गैस डिपेंड अपॉन द हाउ मच मास डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, कितना मास डिसॉल्व्ड हुआ है, एंड वी कैन कंसीडर द हाउ मेनी फ्रैक्शन ऑफ मोल ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड, यानी कि कितने नंबर ऑफ मोल्स उस पर्टिकुलर गैस H2 के जाके डिसॉल्व हुए हैं लिक्विड के अंदर, उसके ऊपर यानी कि सोलेबिलिटी को आप मोल्स के रूप में भी एक्सप्रेस कर सकते हो। अगर मैं ऐसे बोलूं कि अगर H2 की सोलेबिलिटी देखनी है, यानी कि वो उसके पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करेगा, तो यानी कि H2 के कितने फ्रैक्शन ऑफ मोल्स लिक्विड के अंदर जाके डिसॉल्व हुए हैं वो डिपेंड करेगा H2 के पार्शियल प्रेशर अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड, है ना। तो यानी कि सोलेबिलिटी को हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, इन द टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में। ये एक्सप्लेन किया हुआ है। द सोलेबिलिटी ऑफ द सोल्यूट डिपेंड अपॉन हाउ मच मास डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। तो सोलेबिलिटी आप कैसे एक्सप्रेस करोगे, कितना मास जाके डिसॉल्व हुआ, यानी कि कितने नंबर ऑफ मोल जाके डिसॉल्व हुए, यानी कि कितना फ्रैक्शन, कितना हिस्सा H2 का गया, कि तीनों जा रही है ना, H2 भी जा रही है, O2 भी जा रही है, N2 जा रही है, कौन से गए, कितना हिस्सा, कितने फ्रैक्शन ऑफ मोल्स गए जो जाके डिसॉल्व हो गए, वो डिपेंड करेगा H2 के प्रेशर पर। तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकती हूँ कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस H2, मान लो H2 की बात कर रही हूँ, तो मोल फ्रैक्शन कितने नंबर ऑफ मोल्स जाकर डिसॉल्व हुए, मोल फ्रैक्शन जो आ जाएगा, क्योंकि मोल्स पर मोल फ्रैक्शन डिपेंड करता है, कितना मोल फ्रैक्शन आएगा वो जो गैस के अंदर डिसॉल्व होगा वो जो सॉल्युबिलिटी हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर के। तो इस तरह से आप इसे डिफाइन कर सकते हो। तो आप इस तरह से स्टेट कर सकते हो कि मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड, अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड।
ठीक है। लिक्विड के सरफेस पर जितना पार्शियल प्रेशर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन की, कितना आपके नंबर ऑफ मोल जाके डिसॉल्व हुए हैं। तो आप कुछ इस तरह से लिख लीजिए, शॉर्ट फॉर्म में एक्स ऑफ एक्साई से डिनोट कर, मोल फ्रैक्शन को कैसे शो करते हो ना, एक्स भी बोल देते हो एक्साई भी बोल देते हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पी से। तो आप जानते हो इस निशान को हटाते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास आ जाता है कांस्टेंट। मैंने कांस्टेंट यानी कि यहाँ ध्यान दीजिएगा ये हेनरीज कांस्टेंट नहीं है, मैंने नॉर्मल कांस्टेंट लिया है। तो यहाँ पर एक्स ऑफ गैस, ये के को मैं करती हूँ डिवाइड कर यहाँ ले जाती हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा पी, यानी कि आपके पास पी क्या आ जाएगा, इसमें 1/k और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस लिख देती हूँ। पर्टिकुलर यहाँ H2 N2O2 वही भी आप चेक कर सकते हो, तो वो उसके खुद के प्रेशर के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब देखिए 1/k, के भी तो कांस्टेंट है, तो जब 1 को k कांस्टेंट से डिवाइड करोगे तो नया कांस्टेंट मैंने मान लिया KH। इस कांस्टेंट को हेनरी ने एक्सप्लेन किया था, इन्हें बोला KH, हेनरीज कांस्टेंट ऑफ आ जाएगा। तो यानी कि इस तरह से आप क्या लिख सकते हो, आपके पास एक रिलेशन आ गया P इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। दोबारा देख लीजिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था पार्शियल प्रेशर के, तो मैंने लिख दिया एक्स ऑफ गैस, एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू, जो मैंने ये निशान हटाया तो यहाँ K आ जाएगा, KP, और K मैंने डिवाइड में लेगी, और 1 जो इसे इस तरह से लिख दिया 1/k को सोल्व करोगे तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, मैंने KH नाम दे दिया, और उसको क्या कहा गया, हेनरीज कांस्टेंट बोला गया। तो ये रिलेशन आ गया। इस तरह से आप हेनरीज लॉ को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, ये सारे यहीं पर इस तरह से सॉल्व किया हुआ है जो मैंने आपको कॉपी पे करके दिखाया है। तो आपके पास यही वाली चीज आ गई। तो P is equal to KH, mole fraction of gas, where KH is called Henry's constant. Thus, the Henry's law may also be defined as the partial pressure. इसे और कैसे explain कर सकते हो? The partial pressure of a gas in a vapor phase is directly proportional to the mole fraction of the gas in a solution. जो किसी भी गैस का जो partial pressure होगा वो directly proportional आ जाएगा mole fraction of the gas in the solution. ठीक है, इस तरह से directly proportional आ जाएगा, क्योंकि आप इसे इस तरह से लिख सकते हो ना, यहाँ पर वेयर, यहाँ पर जो कांस्टेंट मैंने हटाया वो KH हेनरी कांस्टेंट होगा, तो पार्शियल प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस के आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये कांस्टेंट नॉर्मल मैंने लिया था, जब मैंने 1 यहाँ पर K डैश लिया हुआ है, ठीक है, मैंने यहाँ K ले लिया, कोई बात नहीं, आप K डैश भी ले सकते हो, एक ही बात है। मैंने यहाँ पर नोट्स में K डैश लिया हुआ है तो इजीली आप कर सकते हो। तो यहाँ पर हेनरी कांस्टेंट क्या नाम दे दिया, KH, तो यहाँ पर आप कर सकते हो। जो पार्शियल प्रेशर क्या आ जाएगा, आपके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। इस तरह से भी हेनरीज लॉ को स्टेट कर सकते हो, बहुत सारी बुक्स में इस तरह से, रियलिटी में ऐसे ही एक्सप्लेन किया जाता है इसे। तो ये कैसे बना मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब देखो इसका यूनिट क्या होगा, अब देखो इस एक्सप्रेशन में देखो प्रेशर इज इक्वल टू KH एंड मोल फ्रैक्शन है। अब हमें KH का यूनिट निकालना है, ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे KH का यूनिट, आपके पास P इज इक्वल टू KH एंड टू मोल फ्रैक्शन है ना, तो आप इसे क्या लिखोगे, P और मोल फ्रैक्शन यहाँ चला जाएगा और यहाँ KH। अब देखिए इसका तो कोई यूनिट ही नहीं होता, मोल फ्रैक्शन तो यूनिट लेस होता है, यानी कि KH का यूनिट भी क्या आ जाएगा, वही यूनिट आ जाएगा जो प्रेशर का यूनिट होता है। अगर आप प्रेशर बार में लेके चल रहे हो तो KH का यूनिट भी बार हो जाएगा, अगर आप एटमॉस्फेयर वाले में ले रहे हो तो वैसे हो जाएगा। तो यूनिट्स ऑफ KH विल बी एटमॉस्फेयर या फिर ATM या फिर बार या किलो बार हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने आपके सामने एक ग्राफ दिखाया हुआ है। अगर आप KH की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो तो बहुत ही इजी है कि आप मोल फ्रैक्शन और अलग अलग एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट ले लीजिए और अलग अलग गैसेस ले लीजिए, और अलग अलग गैसेस को आप मोल फ्रैक्शन और प्रेशर की कंडीशन ले लीजिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप हर गैस के लिए अलग अलग KH की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, मोल फ्रैक्शन और प्रेशर की अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग मेरे को एक ग्राफ मिल जाएगा, जो कि अब ऑब्वियसली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा तो अगर आप जो उसका स्लोप कैलकुलेट करोगे तो KH की वैल्यू डिफाइन कर देगा। तो मैंने आपको जो अलग अलग गैसेज वाली बात की थी, तो मैंने कहा था पर्टिकुलर सॉल्वेंट, मान लो मैंने वाटर ले लिया, तो ठीक है, मैंने अलग अलग गैसेज के लिए KH की वैल्यू क्या आएगी, अलग अलग आएगी। और अगर आपने KH की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मोल फ्रैक्शन को और प्रेशर को ग्राफ में प्लॉट, जो वैल्यूज अलग अलग वैल्यू ले लीजिए और ग्राफ प्लॉट कर दीजिए, तो आपको स्लोप क्या होगा, KH की वैल्यू दे देगा। और यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, O2 और H2 की जो वैल्यू है, H2 पर्टिकुलर टेम्परेचर लेना है हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग, 293 केल्विन टेम्परेचर पे लिया हुआ है। तो O2 की जो सॉल्युबिलिटी KH की वैल्यू है वो 34.86 आएगी और H2 की कितनी है, 69.16 आई है इन वाटर। जब मैंने पर्टिकुलर सॉल्वेंट वाटर ले लिया तो डिफरेंट गैसेज हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ KH एट द सेम टेम्परेचर एंड सेम सॉल्वेंट। ठीक है, तो अलग अलग गैसेज की अगर टेम्परेचर भी सेम लेके चलते हो और सॉल्वेंट भी, तो जो KH की वैल्यू अलग अलग गैसेज के लिए क्या आएगी, अलग अलग आएगी। ठीक है, तो वो उनके पार्शियल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगी। अब द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ये था हमारा हेनरीज लॉ। अब बात करेंगे KH। ठीक है, KH किस किस चीज का फंक्शन है, KH
किस पे डिपेंड करता है? KH क्या है हमारा? हेनरीज कांस्टेंट, जो मैंने हेनरीज लॉ से ड्राइव किया, ठीक है। तो KH किस किस पे डिपेंड करेगा? तो KH डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द गैस पर। ध्यान से देखिए, आपके पास हेनरीज लॉ का एक्सप्रेशन क्या कहता है? हेनरीज लॉ कहता है P इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है, ठीक है। अब देखिए इस KH की वैल्यू मुझे दिखानी है। ये अगर आपका KH कैसा डिपेंड करेगा, आपका गैस किस तरह की लेके चल रहे हो, ठीक है। इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस एंड नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, दोनों का ही इफेक्ट पड़ेगा, तभी तो KH की वैल्यू अलग अलग आ रही है। गैस कैसी ले रहे हो, ठीक है, और सॉल्वेंट कैसा ले रहे हो, दोनों पर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर, विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर KH इंक्रीजेस। आप क्या ऑब्जर्व किया गया है? अब ये ऑब्जर्व किया गया है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना तो KH की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है। और अब देखिए इस हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग अगर KH की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, अगर मैंने सोल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से KH की वैल्यू क्या होती है? ये ऑब्जर्व किया गया अलग अलग गैसेस के लिए। हमेशा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके हमने देखा गया KH की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है। अगर KH की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो ओवरऑल अब इस रिलेशन को होल्ड करवाने के लिए अगर जो प्रेशर है, अगर KH क्या है? बढ़ रहा है, तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर मोल फ्रैक्शन की वैल्यू, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी इस रिलेशन को होल्ड करवाने के लिए? अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, तब ये रिलेशन होल्ड होगा। अगर ये मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कम होगी, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स जो डिसॉल्व हो रहे थे वो कम हो जाएंगे, यानी कि सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, विद इन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर KH की वैल्यू क्या होती है? बढ़ जाती है। अगर KH की वैल्यू बढ़ेगी तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू, ये रिलेशन है ना, P इज इक्वल टू KH मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होता है। अगर ये बढ़ेगा तो प्रेशर लाने के लिए जो हम पर्टिकुलर लेके चल रहे हैं, जो पार्शियल प्रेशर है गैस का, अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो KH बढ़ जाएगा। अगर KH बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। अगर मोल फ्रैक्शन कम हो जाएंगे तो यानी कि आपकी जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर का, ठीक है। अब अच्छे से एक्सप्लेन हो गया कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कैसे डिक्रीज होती है, ठीक है। आगे क्या है, इसका एक एग्जाम्पल भी है। जैसे जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो मछलियां हैं या पानी में रहने वाले जलीय जीव होते हैं, वो क्या करते हैं? कंफर्टेबली ठंडे पानी में सांस लेते हैं एज कम्पेयर टू वार्म वाटर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से जो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, जो वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो अच्छे से सांस नहीं ले पाते। इसके अंदर हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन काम करती है। हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KH की वैल्यू क्या हो जाएगी? हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर KH की वैल्यू बढ़ेगी तो गैस के जो सॉल्युबिलिटी है वो पानी के अंदर क्या हो जाएगी, या सॉल्वेंट के अंदर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसलिए एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ इन कोल्ड वाटर कंफर्टेबली एज कम्पेयर टू वार्म वाटर, क्योंकि इससे क्या है? पानी के अंदर ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। KH डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर। KH देखिए सॉल्युबिलिटी प्रेशर पर डिपेंड करती है, जिसे हेनरी लॉ ने दिया था, लेकिन KH प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। आगे क्या है? ग्रेटर द, अब ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है अलग अलग गैसेस के लिए। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ द हेनरीज कांस्टेंट ऑफ द गैस लेसर इट्स सॉल्युबिलिटी, ठीक है। जितना ज्यादा हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू होगी, ऑब्वियसली बात है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? उतनी कम हो जाएगी। अभी मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग आप देखो, P इज इक्वल टू क्या है? KH मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस है। अगर अब प्रेशर लेके चल रही है, अगर इन दोनों की प्रोडक्ट से मुझे P मिल रहा है, अगर ये चीज बढ़ रही है, अगर ये चीज ज्यादा है, तो यानी कि ये चीज क्या रही होगी? कम होगी, तभी ये आएगा। तो अगर ये कम होगी, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स जो डिसॉल्व हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे, तभी मोल फ्रैक्शन कम आया है, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ द जो गैस है वो कम हो जाएगा, जो मोल्स का। तो इससे क्या होगा? सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इन्होंने ये ग्राफ बनाया हुआ है कि इस ग्राफ से भी आप देख सकते हो, ये प्रेशर है जो एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग लिया हुआ है, सॉल्युबिलिटी वाई एक्सिस अकॉर्डिंग ली हुई है। तो तीनों गैसेस की मैंने आपको ग्राफ अपलोड करके दिखाया हुआ है, ठीक है। तो मोर सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट गैसेस इन ऑर्डर ऑफ हेनरीज कांस्टेंट। तो ये इनका ऑर्डर दिखा रखा है। सबसे पहले आएगा O2, फिर क्या आएगा? N2 और फिर आएगा He। ये हेनरीज कांस्टेंट के अकॉर्डिंग ये वैल्यू दिखा रखी है इन ऑर्डर, हेनरीज कांस्टेंट लाइन ऑर्डर, क्योंकि उनका हेनरीज कांस्टेंट का ऑर्डर ये होता है O2 फिर N2 और फिर He, ठीक है। तो वैसे उनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो हेनरी कांस्टेंट का ऑर्डर दे रखा है सबसे ज्यादा हेनरी कांस्टेंट किसका? हीलियम का। तो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू उसकी क्या आ रही है? कम आ रही है। आई एम रिपीटिंग, ये हेनरी कांस्टेंट का, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो रहा है, तो ये देखिए मैं दोबारा से लिख देती हूँ। O2 यहाँ पे है, N2, ये किसकी वैल्यू दे रखी है? हेनरीज कांस्टेंट की दे रखी है। सबसे ज्यादा हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू हीलियम की है, फिर N2 की है, फिर O2 की है।
ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग ही जो सॉलेबिलिटी है हीलियम की सबसे कम है, फिर N2 की है और फिर O2 की है। ठीक है, तो ये था आपका ग्राफ जो आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे हेनरी कांस्टेंट क्या है आपके सॉलेबिलिटी को अफेक्ट करता है। तो एक ग्राफिकल एक्सप्रेशन से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ये जो ऑर्डर है ये हेनरीज कांस्टेंट का है, लिखा हुआ है इन ऑर्डर, हेनरीज कांस्टेंट लाइज इन ऑर्डर। ठीक है, तो सॉलेबिलिटी भी इस वैसे ही ऑर्डर में होगी, उल्टा ऑर्डर में हो जाएगी। ठीक है, सॉलेबिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी। ये हेनरीज कांस्टेंट का ऑर्डर दिया हुआ है। ठीक है, तो O2 की जो सॉलेबिलिटी है, जो O2 की सॉलिबिलिटी सबसे ज्यादा आएगी क्योंकि हेनरीज कांस्टेंट क्या है, O2 का सबसे कम है। आया समझ में? हीलियम की हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो जो हीलियम है उसकी सॉलिबिलिटी क्या आएगी, ज्यादा कम आएगी। हेनरीज कांस्टेंट हीलियम का ज्यादा है तो उसकी सॉलिबिलिटी क्या आएगी, कम आएगी। तो आज का लास्ट है एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, हेनरीज लॉ की जो कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिसे हम डेली लाइफ में इजीली देख सकते हैं। फर्स्ट क्या है, इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस, यानी कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं कार्बोनेटेड, यानी कि जिसके अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व करते हैं। मैंने भी आपको इसका एग्जांपल दिया था। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसे बहुत ज्यादा हाई प्रेशर के साथ डिसॉल्व किया जाता है, किसके अंदर, कोल्ड ड्रिंक के अंदर। ठीक है, सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व होती है कोल्ड ड्रिंक के अंदर, जिसको जो उसके डिसॉल्व होने की वजह जब हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, हमें बड़ा सा मजा आता है। ठीक है, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड अच्छे से डिसॉल्व होगी और कूल स्टेट में होगी तभी हमें वो पीने में मजा आता है। मैंने आपको बताया था। इन सॉफ्ट ड्रिंक्स सो एंड सोडा वाटर बॉटल इज सील्ड विद हाई प्रेशर। ये हेनरीज लॉ क्या कहता है, अब हाई प्रेशर से उसको अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉलेबिलिटी क्या हो जाएगी, CO2 की बढ़ जाएगी, और जितनी ज्यादा सॉलेबिलिटी होगी उतना ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने में मजा आएगा और कोल्ड ड्रिंक हमें अच्छी लगेगी। तो इसलिए हाई प्रेशर से इसे सील्ड किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा CO2 उसके अंदर डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, तो इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हम पीते हैं उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की सॉलेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम प्रेशर बढ़ा देते हैं, तो हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग सॉलेबिलिटी अपने आप ही बढ़ जाती है। सेकंड क्या है, फॉर रेस्पिरेशन इन डीप सी। अब आप देखोगे जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, जो वो अपने साथ एक टैंक लेके जाते हैं, वो जो कंप्रेस्ड एयर का टैंक लेके जाते हैं, उसके अंदर कई सारी गैसेस मिक्स्ड होती हैं। तो आप देखोगे जैसे ही वो डाउनवर्ड जाएंगे ना, यानी कि गहराई के जाएंगे, डीप सी में जाएंगे, तो वहां पे क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है। या क्या लिखा हुआ है, डीप सी में जाएंगे तो प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो प्रेशर बढ़ेगा, तो ठीक है, तो ज्यादा अमाउंट है, प्रेशर बढ़ने की वजह से गैसेस का प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसके अंदर हमारे शरीर में ज्यादा अमाउंट O2 भी डिसॉल्व होगी ब्लड के अंदर और N2 भी डिसॉल्व होगी। ठीक है, तो अब जब हाई प्रेशर पर डीप सी में है तो हम ज्यादा O2 ऑब्जॉर्ब कर रहे हैं हमारा ब्लड और ज्यादा ही N2 ऑब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, और जैसे ही हम वापस अपवर्ड डायरेक्शन में आएंगे वहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर कम होने की वजह से। ठीक है, देखो O2 तो हमारे शरीर में धीरे धीरे, क्योंकि O2 हमारा जो ब्लड है हमारे शरीर को चाहिए होती है, ज्यादा भी नहीं चाहिए होती, एक लिमिट अमाउंट होता है कि एक टाइम पे कितनी चाहिए, लेकिन O2 हमारा शरीर कंज्यूम कर लेता है, लेकिन बाकी क्या बचती है, N2। तो जैसे ही अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या होता है, वो N2 वो प्रेशर कम होने की वजह से वो हमारे ब्लड से रिलीज होने लग जाती है, और वो भी बबल्स की फॉर्म में। तो वो जैसे ही बबल्स की फॉर्म में रिलीज होगी ना, तो वहां पर बैंड आने का, हमारे जो वीन्स हैं वहां पे एक डिसीज होने लग जाती है। ठीक है, उसे हम बैंड्स बोलते हैं, यानी कि जिससे जो नसल में बैंड्स की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, कंट्रैक्शन लगा लो। ठीक है, तो डीप सी डाइवर्स तो ये वाले इसमें ना बहुत ज्यादा जो सांस लेने में दिक्कत आना या फिर बहुत ज्यादा बीमारियां लगने की कंडीशन आ जाती है, जो शरीर के लिए कंफर्टेबल नहीं होता। इसलिए क्या करते हैं, और ये जो डीप सी डाइवर्स होते हैं वो टैंक लेकर जाते हैं जो एक मिक्सचर कंटेन करता है एयर का, जिसके अंदर मैंने आपके लिए रेशियो लिखा हुआ है 11.7% हीलियम डिसॉल्व होती है, 56.2% नाइट्रोजन डिसॉल्व होती है, 32% ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है। ये जो मिक्सचर होता है ना, प्रॉपर अमाउंट होता है कि अगर हाई प्रेशर पे भी जाए तो जो इंसान जा रहा है उसकी बॉडी प्रॉपर अमाउंट में जितनी उसको रिक्वायर्ड प्रेशर की ऑक्सीजन चाहिए वो अब्जॉर्ब करे, और ज्यादा उसके अंदर नाइट्रोजन का अब्जॉर्प्शन ना हो और ज्यादा अमाउंट में अब्जॉर्प्शन ना हो, ताकि जब वो लो प्रेशर पे आए तो उसे इस तरह की किसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़े और बैंड्स जैसी डिसीज ना हो। ठीक है, तो जो रेस्पिरेशन करवाने के लिए डीप सी में जो स्कूबा डाइवर्स जाते हैं उनके लिए हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन बहुत फायदेमंद रहती है कि जब प्रेशर बढ़ेगा तो सॉलेबिलिटी बढ़ जाती है। किसकी सॉलेबिलिटी बढ़ी है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की, किसके अंदर, ब्लड के अंदर, ब्लड लिक्विड फॉर्म में है ना। ठीक है, तो वहां पर हेनरीज लॉ लगा क्योंकि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की सॉलेबिलिटी बढ़ गई थी। उसको बैलेंस करने के लिए एक पर्टिकुलर एक मिक्सचर का रेशियो दिया जाता है जिस अमाउंट में हमें नाइट्रोजन
नाइट्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर लेके जाना होता है। ये आपके सामने लिखा हुआ है 11.7% हीलियम का, ठीक है, 56.2% नाइट्रोजन का एंड 32% आपका ऑक्सीजन का। ये आपको मिक्सचर लेके जाना होता है ताकि जो कि इक्वल टू इट्स प्रेशर इन एयर, जो कि मैनेज करता है कि जो एयर का हमारा प्रेशर होता है, ऑक्सीजन का प्रेशर जो एयर के अंदर बैलेंस हो जाए। दिस मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू इट्स प्रेशर इन एयर, ठीक है, एंड इज डन टू अवॉइड द बैंड्स, और ये बैंड्स जैसी प्रॉब्लम को रोक देता है, ठीक है। एट हाई, थर्ड एप्लीकेशन है एट हाई एल्टीट्यूड रेस्पिरेशन, यानी कि अब हम गहराई पर गए थे जहां पर प्रेशर बढ़ रहा था, अब हम ऊंचाई पर जाएंगे। यानी कि अगर जो लोग ऊंचे पहाड़ों पर जाते हैं, ठीक है, जो यात्री जैसे बहुत ऊंचाई पर जाएंगे, किसी ने जाना हो, तो वहां पर क्या होता है, हवा के अंदर प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम होने की वजह से देखो हेनरीज लॉ काम कर रहा है, प्रेशर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। अभी हमने हेनरीज लॉ पढ़ा, प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अब प्रेशर बढ़ गया एयर के अंदर एट हाई हाइट पर, हायर हाइट पर क्या होगा, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी कम होने की यानी कि हवा के अंदर ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम होगी, तो हमें जो इंसान जा रहा है उसे सांस लेने में हवा के अंदर ऑक्सीजन उसे प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलेगी, उसे सांस लेने में दिक्कत होने लग जाएगी। दिस कैन कॉज द लोअर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन इन टिश्यूज, तो आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ब्लड ऑफ द क्लाइंबर दिस कॉजेज वीकनेस एंड डिसीज इन थिंकिंग एबिलिटी, जिससे क्या है इंसान को जो बंदा जा रहा है उसका वीकनेस फील होगी और उसे थिंकिंग एबिलिटी पर भी इफेक्ट पड़ेगा। दिस सिम्टम्स इज कॉल्ड एनोक्सिया, इसी बीमारी को एनोक्सिया की बीमारी भी कहा जाता है। तो हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैंने बताई कार्बोनेटेड बेवरेजेस वाली, ताकि CO2 की सॉल्युबिलिटी हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग हाई प्रेशर से बोतल को सील किया जाता है ताकि CO2 की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाए और हमें कोल्ड ड्रिंक अच्छी लगे हमारा, ठीक है। सेकंड क्या है, रेस्पिरेशन इन डीप सी, हाँ, जो गहराई पर जाते हैं वहां पर सॉल्युबिलिटी ब्लड के अंदर बढ़ जाती है हाई प्रेशर बढ़ने की वजह से, तो सॉल्युबिलिटी को मैनेज करने के लिए प्रॉपर एयर का मिक्सचर दिया जाता है ताकि जो मिक्सचर है ऑक्सीजन का बैलेंस है ऑक्सीजन का, सॉरी, वो एयर के अंदर बना रहे और जो बैंड्स जैसी प्रॉब्लम को अवॉइड करे। थर्ड है हाइट पर जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज, क्योंकि प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जिसे अनोक्सिया जैसी प्रॉब्लम होने का खतरा रहता है। तो ये था हेनरीज लॉ और उसकी एप्लीकेशन। तो हेनरीज लॉ क्या कहता था, प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। और इसका मैंने एक्सप्रेशन भी करवाया, KH को हेनरीज कांस्टेंट बोला गया है, ठीक है। और उसके लिए मैंने आपको ग्राफ बना के दिखाया है कि आप KH का यूनिट भी बताया है, KH का यूनिट बार या ATM में लेते हो आप, ठीक है। और KH का आप स्लोप से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। पर्टिकुलर सॉल्वेंट और टेम्परेचर पर अलग अलग गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी क्या होती है वो अलग अलग होती है। और जो KH ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द गैस पर और नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे KH की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे KH की वैल्यू बढ़ती जाएगी और सॉल्युबिलिटी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल्स वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है। और KH प्रेशर से इफेक्टेड नहीं होता, हाँ जी। और ये इंपॉर्टेंट बात, अगर आप KH की वैल्यू बढ़ाओगे और सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। इसका मैंने आपको ग्राफिकल एक्सप्रेशन दिया है। यहाँ पर जो ऑर्डर दिया था O2 का KH वैल्यू सबसे कम होता है तो O2 की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा एज कम्पेयर टू हीलियम, ठीक है। ये एप्लीकेशंस बताई थी। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आपको हेनरीज लॉ अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्लीज लाइक इट माई वीडियो। ओके।